हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एनालिसिस 25 जून 2023 की बात करेंगे। ठीक है, आज संडे है, संडे में एडिटोरियल जो है नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज जो साइंस एंड टेक है उसके क्वेश्चन जो आर्टिकल है उसके लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मैपिंग का। मैपिंग में यहाँ मैंने आपके लिए टाइगर रिजर्व जो है, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व 54 टाइगर रिजर्व जो है उसके मैप को लेके आया हूँ। यहाँ मैप से रिलेटेड जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी मैप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसका जो है आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा, हर एक चीज जो है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, आपको एक आइडिया लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज है, ये भी मैपिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये GS3 के आपके इन्वायरमेंटल सेक्शन से, जिसमें लेपर्ड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। लेपर्ड ने क्या किया, एक आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है उसने क्या किया, कैप्चर किया है एक लेपर्ड को। क्योंकि उसने क्या किया, एक 5 साल के बच्चे की जान ले लिए थे। इस वजह से उस पर अटैक करके उसको इंजरीज कर दिया, जिसकी वजह से वो, और ये कहाँ पे हुआ था, वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुमला। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वेंकटेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ है, किस भगवान के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अब एक और नाम आता है शेषाचलम फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा, शेषाचलम। ठीक है, चलिए अगर लेपर्ड की बात की जाए, अगर IUCN की स्टेटस क्या है, इसकी IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, अगर बात की जाए साइट्स में कौन सा जगह दिया गया, अपेंडिक्स 1 में दिया गया। अपेंडिक्स 1 जो है मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज को दिखाता है। ठीक है, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों ही आते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि जो अपेंडिक्स 1 है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है या सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। ये दोनों के लिए होता है, एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, जो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके लिए। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात की जाए, इसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में क्या प्रोवाइड है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन की बात की गई है। मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्शन की बात की है किसकी, थ्रेटन स्पीसीज की, जो खतरा है। ठीक है, ऑफेंस जो भी इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो भी दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है हमारा, मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क, क्या है। देखिए आपको पता है मनरेगा जो है, ये क्या हो गया, मनरेगा जो है वो 100 डेज का MG नरेगा। ठीक है, मनरेगा जो है 100 डेज का वर्किंग 100 डेज का वर्किंग देता है, प्रोवाइड करता है। कहाँ पे, रूरल एरिया में। ठीक है, यह आया था कब, 2005 में। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइम पे चेंजेस हो रहा है, टाइम पे चेंजेस जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं। कभी जियोस्पेटियल जो आपके अटेंडेंस है वो लेके आ रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं कि वर्किंग कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वेजेस में क्या होनी चाहिए, इस तरह के चेंजेस जो है आते हैं। अब जो चेंजेस क्या आया है कि इसमें बताया गया है कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है, इसमें क्या हो गया है, बेनिफिशियरी का अगर नाम मिसिंग हो रहा है, जैसे आधार कार्ड में और उनके जो मनरेगा कार्ड है, कार्ड और आधार कार्ड, इसमें अगर नाम की स्पेलिंग की मिस्टेक है या नाम का मतलब कुछ और निकल रहा है, तो उस वजह से उनका जो वेजेस है वो क्या है, नहीं आ पा रहा है, वेजेस जो है वो नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण से ये क्या है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे ये क्या कर सकते हैं, इस चीज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जो देखिए अगर कोई एक पर्सन है, सपोज कि ये पर्सन है। ठीक है, और ये 100 डेज का इसको वर्किंग मिलता है। अब सपोज कीजिए ये हर दिन वर्किंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है उसकी जो है नाम चेंजेस की वजह से उसको वेजेस ही नहीं मिल रहा है।
तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या बीतेगी। मान लीजिए इसने 50 दिन काम कर लिया, तब वो क्या करेगा, और जब तक वर्किंग लेगा उससे पहले उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया। कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन टाइप का फील करेगा, ठीक है, कि बाकी सब तो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे, एक डिप्रेस टाइप का फील करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि जो हमारे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। यानी कि आप अगर वहां पे साइट पे जाके अगर उसकी सर्वे करके उस हिसाब से अगर नामकरण करके जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो मानते हैं इससे बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल क्या है, अगर इसके प्रॉस की बात कीजिए, प्रॉस क्या है, जो प्रॉक्सी अटेंडेंस वगैरह लगाए जाते हैं या प्रॉक्सी वर्क वगैरह करते हैं तो उसको रोका जा सकता है। जिनको वर्किंग की जरूरत नहीं है और उनको जबरदस्ती लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी रोका जा सकता है, ठीक है। इसकी बेनिफिट ज्यादातर कहाँ पहुंच सकती है, बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जिनके पास रोजगार नहीं है उनके पास पहुंचाया जा सकता है। तो जो बोगस चीजें है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, इससे। तो इसी चीज के लिए इसको लाया गया है, जिसके कारण से जो फेक रजिस्ट्रेशन है उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फेक रजिस्ट्रेशन को भी कम कर सकते हैं। ये यही चीज बता रहा है। अगर जो ऑर्डर दिया गया था जनवरी 30 को यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर द्वारा, कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। जो पेमेंट है मनरेगा का वो किससे लिंक होना चाहिए, आधार लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में बन सकता है, कि प्रीलिम्स में ये बन सकता है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको वेजेस लेना है 100 डेज का या फिर 50 डेज का, किसमें आपको, मनरेगा में, तो क्या आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, बिल्कुल एकदम से लगाना ही जरूरी है, ठीक है। द इनिशियल डेडलाइन जो सेटअप की गई थी वो Feb 1 को सेट किया था, जिसमें 2 एक्सटेंशन दिया गया था। अब जो है सेट किया गया है जून 30 को, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि जून 23 को, अगर इस साल के जून 23 को देखें तो 61 लाख जो रजिस्टर्ड है वो डिलीट कर दिए गए हैं साइड ऑफ वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से, ठीक है, फेक जॉब कार्ड्स की वजह से। अमाउंटिंग नेट डिलीशन जो है 1.16% है। दिस अमाउंट टू बी 2.26 ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन वर्क। टोटल रजिस्ट्रेशन वर्कर का 1.16 जो है वो हटा दिया गया है। जो टोटल रजिस्ट्रेशन वर्क किया गया था उसमें 1.16% तो हटा ही दिया गया। उसमें एनालिसिस किया गया है कि जो क्या बात बताई जा रही है, इसमें जो फेक चीजें हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस चीज को लाया गया है, और इस चीज को कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ये ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके वेजेस के लिए, मतलब उन्होंने काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको वेजेस टाइम टू टाइम नहीं मिल रहे हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम बार बार झेलने को मिल रहा है, कोई ना कोई अपडेशन आ जाता है जिसकी वजह से उनको काम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है होम मेकर्स इंटाइटल इक्वल शेयर्स इन प्रॉपर्टी परचेज बाय देयर स्पाउसेस। क्या है, देखिए, जो होम मेकर है, यानी कि होम मेकर आप अलग अलग कह सकते हो, वाइफ हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी मदर हो सकती है, जो भी घर का ध्यान रखती है, जो भी लेडीज घर का ध्यान रखती है वो आपकी होम मेकर। यहाँ होम मेकर का नाम दिया गया है, यहाँ किसी स्पेशल चीजों का नाम जैसे वाइफ वगैरह इनकी बात नहीं की गई है। तो कितने अच्छे तरीके से वर्ड्स का यूज किया जाता है यहाँ पे, वो चीज को देखिए, ठीक है। तो क्या कहा, जो होम मेकर है वो कहीं ना कहीं इक्वल शेयर रखते हैं किसमें, प्रॉपर्टीज परचेस में। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, एक लैंड खरीदते हो, सपोज करो ये, और कोई इंसान मैन कहता है कि मैंने अपनी जो कामगार करके मैंने इसको बचत करके इसको क्या है कमाया है, एक्चुअली में वो अकेला जो मैन है उसकी ही कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, इसमें फीमेल की भी कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखती है। क्यों, क्योंकि फीमेल जो है वह, अगर मैन अगर घर से बाहर निकल के वर्क करता है तो कहीं ना कहीं वो वेजेस लेके आता है, वो कमा के
पैसे लेके आता है, वो नो डाउट। लेकिन जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं होम में रहती है, घर में रहती है, जिसके कारण से वो बच्चों को देखभाल करती है या कोई बीमार होता है उनकी देखभाल करता है, और उसको उसके हिसाब से कोई पेमेंट नहीं मिलता, नो पेमेंट, यानी कि कोई वेजेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो काम तो वो 24 घंटे कर रही है, एक फीमेल जो है 24 घंटे काम कर रही है। आप इसको एथिक्स से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, एथिक्स में भी जोड़ सकते हो। काम तो वो 24 घंटे कर रही है, लेकिन उस 24 घंटे का क्या वेजेस मिल रहा है? वेजेस उसको नहीं मिल रहा है। और जब वेजेस नहीं मिलेगा तो क्या वो उसको भी तो डिप्राइव फील होगा कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मुझे कोई चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो होम मेकर है वो कहीं ना कहीं बराबर के शेयर होल्डर होते हैं, किसके? आपके जो भी परचेज करते हो प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब इसमें बात हुई क्या? अब इसमें बात हुई है कि जो प्रॉपर्टी में है परचेज आइदर द नेम ऑफ हस्बैंड और या वाइफ। परचेज जो है आप कर सकते हो किसके नाम पे? या तो हस्बैंड के नाम पे हो या वाइफ के नाम पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मनी सेव किया जाता है उनके ज्वाइंट एफर्ट द्वारा किया जाता है, यानी कि दोनों के एफर्ट द्वारा ही उस मनी को जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको प्रॉपर्टी में खरीदा जाता है। तो इसीलिए जो हकदार होते हैं वो दोनों ही होते हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ को जो है वो क्या कहा गया है? ट्रीट एज ए 2 व्हील्स ऑफ ए फैमिली कार्ट। फैमिली कार्ट का 2 व्हील कहा गया है, जिसके कारण से वो गाड़ी जो है वो चलती है। ठीक है, अब ये हुआ किस लिए? हुआ इसलिए एक वर्डिक्ट आया था जो डिलीवर हुआ था। वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड व्हाइल डिस्पोजिंग 2016 सेकंड अपील फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल अगेंस्ट हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ। ठीक है, तो उसने जो उसको मैरिज किया था 1965 में, जो कपल उसमें उनके 2 बच्चे थे और एक डॉटर थी, वो वर्किंग कर रहे थे कहाँ पे? इंडिया में 1982 तक। उसके बाद ही एक्यूज हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ पे इल्जाम लगाया कि वो जितना पैसा बचाया अर्निंग करके उस पर वो हक मांग रही है, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी है। ठीक है, तो इस चीज को उसने क्या किया? खारिज कर दिया। किसने? आपके आपके हाई कोर्ट ने। ठीक है, हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दूसरी अपील जो है वो फाइल किया किसके द्वारा? उनके बच्चों के द्वारा, कि इस तरह की ये जो है मदर जो है हमसे ले रही है। ठीक है, हिज चिल्ड्रन हैज स्टेप्ड इनटू हिज शूज एंड परस्यूड द प्रॉपर्टी केस अगेंस्ट देयर मदर। तो इस मदर के खिलाफ जो दोबारा से केस लगाया तो उसमें इसकी वर्डिक्ट जो है हाई कोर्ट की आ गई। ठीक है, वो इस चीज को बता रहे हैं कि मैन और जो होम मेकर है वो क्या है? बराबर की हकदार होती है आपके किसी भी प्रॉपर्टी को बनाने में। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है न्यू एआरटी रेगुलेशन पुश अप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड लिमिट कॉन्सेप्शन अपॉर्चुनिटी। क्या बताया जा रहा है? जो आपकी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है? जो जैसे किसी को बेबी नहीं हो रहा है, कोई कपल है उनको क्या है? बेबी नहीं हो रहा है, तो वो एआरटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी डोनर के थ्रू कोई अगर डोनर इनको स्पर्म डिनोट कर दे तो उससे अगर वो बेबी पैदा होता है तो वो क्या होगा? इनकी लीगल बेबी होगा। ठीक है, समझ में? या फिर कोई फीमेल भी हो, वो भी अपनी ओसाइट्स अगर डोनेट करे तो उससे भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेगुलेशन लाया गया है, एआरटी रेगुलेशन लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है जो इसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा, और अपॉर्चुनिटी जैसी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। क्यों कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इसमें जानते हैं। देखिए क्या हुआ है, जो प्रोविजन कहीं ना कहीं इम्पोज कर रहा है रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डोनर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपनी स्पर्म डोनेट करे या ओसाइट्स डोनेट करे, वो एक अपनी लाइफ टाइम में एक लिमिट रख दिया गया, इतनी ही टाइम वो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इतनी ही एज में कर सकते हैं। जो क्या करता है? इम्पोज करता है कर्व ऑन नंबर ऑफ टाइम्स पे। जो नंबर ऑफ टाइम्स है, जितनी बार पहले क्या होता था, कितनी बार भी दे दो कोई फर्क नहीं, लेकिन इस बार क्या किया गया? उसको लिमिटेड किया गया है। ठीक है,
अगर बात की जाए द प्रोविजन क्या कहता है, एक ओसाइट जो है डोनर वो क्या कर सकती है, एक पर्सन को हु हैव बीन ए मैरिड एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, उसकी जीवन काल में सिर्फ एक बार क्या कर सकता है, उस लाइफ उसको जो मैरिड कपल है उसको अपनी ओसाइट जो है दे सकता है। और एटलीस्ट वन लिविंग चाइल्ड होनी चाहिए, लिविंग चाइल्ड अपने पास, और वो मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं लाओगे कि 3 साल का बच्चा होना चाहिए और एक ही बार वो क्या होना चाहिए जो है डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब ऐसे आपको डोनर ढूंढने पड़ेंगे, और जब ढूंढने पड़ेंगे तो ऐसे डोनर बहुत कम ही होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगी, जो कॉस्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, सी कैन डोनेट ओसाइट्स ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम एंड नॉट मोर देन 7 ओसाइट्स कैन बी रिट्राइव। देखिए वो एक ओसाइट्स को अपने जीवन काल में सिर्फ एक ओसाइट दे सकती है, लेकिन दे सकती है, और साथ ही साथ जो ओसाइट्स जो अंडाणु है वो उसके साथ ही 7 से ज्यादा ओसाइट्स जो है वो दे नहीं सकती। मतलब एक बार दे रही है, जितने नंबर ऑफ ओसाइट्स दे रही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक बार देगी लेकिन वो 7 जो है ओसाइट्स देगी सिर्फ, ठीक है। और कहा गया है जो ART बैंक है वो कैन नॉट सप्लाई गैमेट्स ऑफ ए सिंगल डोनर टू मोर देन वंस। अगर एक डोनर का जो गैमेट्स है वो बहुत सारे जो कपल्स एक साथ ले जाते हैं तो वो भी नहीं कर सकती। मतलब एक डोनर सिर्फ एक कपल को ही दे सकता है, यानी कि अगर कोई दूसरा कपल आता है उसके लिए आपको न्यू जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, न्यू डोनर जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, जो पार्टी है ARTC सर्विस विल रिक्वायर्ड प्रोवाइड इन इंश्योरेंस कवरेज। जो पार्टी ART सर्विस लेना चाहती है वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कवरेज लेगी किसके फेवर में, जो ओसाइट डोनर है, ठीक है, ताकि उसको कोई लॉस या डैमेज ना हो या फिर किसी तरह की डेथ ना हो डोनेट करते टाइम पे, ठीक है। और क्या बताया गया है, जेनेट, और साथ में जब एम्ब्रियो प्लांटेशन किया जा रहा है तो उससे पहले जेनेटिक डिजीज को पहले ही चेक कर लिया जाएगा कि किसी तरह की जेनेटिक डिजीज तो इसमें नहीं है, तो अगर होता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोविजन को लाया गया है। और न्यू ART लॉ क्या रिस्ट्रिक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ डोनेशंस एट अटेम्प्ट दे हैव पोटेंशियल टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, जिसके कारण क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी और चैलेंज भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। चैलेंज किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो इस तरह की जो प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए भी एक चैलेंजिंग बन जाएगा, और साथ ही साथ कपल्स के लिए भी एक चैलेंजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें बता रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको इस तरह से नियम कानून बनना चाहिए ताकि दोनों का बेनिफिशियल है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, इंडिया मेड mRNA वैक्सीन प्राइस एट 2292 विल बी अवेलेबल एज बूस्टर डोज। देखिए इंडिया ने क्या किया है, पहली mRNA इंडिजीनियस डेवलप किया है mRNA वैक्सीन को, जो कि ओमिक्रॉन से वेरिएंट से क्या हो जो है बचा सके। उसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो 2292 रखी गई है, ठीक है। इसको बनाया किसने, जो जिनेवा फार्मास्यूटिकल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जून 24 को, ठीक है। ये क्या है, एक प्रिकॉशनरी डोज है, लेकिन अगर बात की जाए इंडिया में इसकी जो इसको रिटेल प्राइस पे नहीं रखा जाएगा। दिस प्राइस हाउएवर रिटेल प्राइस ऑफ वैक्सीन ऑफ गवर्नमेंट करेंटली हैज नो प्लान, किस तरह का प्लान नहीं कर रही है कि बल्क परचेज करे इस तरह की प्लान, क्योंकि पहले से ही हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है जो कि 2021 से चल के आ रही है, ठीक है। और ये हमें अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ पे, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेंटर में, हेल्थ सेंटर में, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वैक्सीन अवेलेबल है बूस्टर इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में एज वेल एज इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसको बनाया है कि कहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में वहां पे इसको सेल करने की बात की गई है। अगर जेमकोव ओम इज ओनली mRNA वैक्सीन जो इंडिया ने अप्रूव किया है, जो इमरजेंसी यूज है ऑथराइजेशन के लिए, ठीक है, जो कि किसके लिए, काउंटर करने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है जेम कोवैक ओम यानी कि ओमिक्रॉन, ठीक है। अगर बात की जाए
केवल 28% जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी डोज या थर्ड डोज ले चुकी है, लेकिन बाकी देखिए कभी भी 72% जो है अभी भी बाकी है। तो इसको क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं इसे पूरा करना होगा। तो देखते हैं आगे क्या किस तरह से इस चीज को पूरा किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए mRNA वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की, तो फाइजर और मॉडर्ना जो है बाईवेलेंट है। बाईवेलेंट का मतलब यहाँ समझिए बाईवेलेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टेट टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कहता है, मीनिंग दे कंटेन सिंथेटिक स्पाइक प्रोटीन। इसमें सिंथेटिक स्पाइक प्रोटीन होता है जो इफेक्टिव होता है दोनों ही, चाहे वो वुहान स्ट्रेन के लिए हो, जो वुहान में जो आपको कोरोना वायरस मिला था, या जो नई ओमिक्रॉन हो उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है कोकराझार फीस्ट ऑन मशरूम्स फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए बच्चों को मशरूम देने की बात की जा रही है, यानी कि उनके जो डाइट है उनको क्या दिया जाएगा, मशरूम देने की बात की जाए। चाइल्ड और मैटरनल जो वुमेन्स है, ठीक है, उनको क्योंकि इसमें बताया गया है जो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मशरूम में सबसे ज्यादा जो है आपका प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके वजह से जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उस डाटा के हिसाब से बताया गया है ये बेनिफिशियरी किसके लिए है, अंडरवेट के लिए, वेस्टेज के लिए और एनीमिया चिल्ड्रन के लिए, जो रिड्यूस किया है कितने परसेंट, 56%, 55%, 76% 2021 से 2023 के बीच में। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं कमी आया है डिस्ट्रिक्ट में 72.37% का। ठीक है, जो कि कितने हैं 89.79 लाख का। तो इसी की वजह से इस मशरूम को क्या किया गया है, मिड डे मील में इंक्लूड किया गया है, किसके साथ, सूप, बिस्किट और नूडल्स के साथ। ठीक है, जिससे कि और साथ ही साथ इनको रिजल्ट राइडिंग ऑन टीम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, हॉर्टिकल्चर डिड नॉट कम ओवरनाइट। द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वेयर सोन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। इसकी नींव किसने रखी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने। जब 2012 में इसने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया तो इसने इस चीज को पाया। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मर को भी एक बड़ा पुश मिलेगा। क्योंकि वो अगर इस तरह की मशरूम को क्या करेंगे, उगाएंगे। ठीक है, तो लॉन्च जो यहाँ बॉर्डरलैंड टेरिटरी काउंसिल ने कहीं ना कहीं लॉन्च किया है मशरूम मिशन 2021 को, जो लोकली एडमिनिस्ट्रेशन होगी हेड प्राइमरी प्रोडक्ट। और यहाँ पे कोकरझाड़ जो चेंज हुआ है फ्रॉम एरिक सिल्क टू मशरूम अंडर सेंटर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, इनिशिएटिव के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें क्या बताया जा रहा है, स्टेक होल्डर वोटेड फॉर मशरूम गिविंग पोटेंशियल एंगेजमेंट ऑफ मासेस, जिससे कि मासेस का एंगेजमेंट हो, न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो क्या हो, न्यूट्रिशन बेनिफिट मिले, लोअर इनपुट कॉस्ट हो और इजी हैंडलिंग है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है, ये चीज बताया गया है। और मोर देन 21,500 मशरूम कल्टीवेटर जो है वो 503 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, और जिससे कि ये क्या करेगा, जो गर्ल्स हो गया या बच्चे हो गया उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगले देखिए, अगले न्यूज में क्या बताया गया, टुंड्रा डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। कब, सी आइस के डिसअपियरेंस की वजह से। जो टुंड्रा डाइवर्सिटी है, जो आर्कटिक एरिया में जो टुंड्रा डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनमें कमी नजर आ रही है। किस वजह से, जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे उनके कारण क्या हो रहे हैं, यहाँ की जो सी आइस है वो कहीं ना कहीं डिसअपियरेंस हो रही है। और जिसके वजह से जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, टुंड्रा डाइवर्सिटी, देखिए ये है आपका आर्कटिक एरिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं टुंड्रा वगैरह जो है डाइवर्सिटी वगैरह पाई जाती है। तो यहाँ की डाइवर्सिटी किस वजह से बनी हुई है, यहाँ के आइस की वजह से,
सी आइस की वजह से। लेकिन अगर सी आइस ही डिसअपियर हो जाएगी तो क्या ये एग्जिस्ट करेगी? ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्कटिक के में गर्म होने के वजह से यहाँ पे जो है सी आइस क्या हो रहा है? डिसअपियरेंस हो रहा है, जिसके कारण से जो यहाँ लार्ज हर्बीवोरस है जैसे कैरीबोऊ है या फिर मस्क ऑक्सेन है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहे हैं। और उसका अगर इसको टाइमली इसको रिएक्ट नहीं किया गया तो क्या होगा? इसमें हमें और इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करनी चाहिए और उससे जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मॉस्किटो सर्वेलाइंस। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, मॉस्किटो सर्वेलाइंस और नॉन रेजिडेंशियल एरिया आर नीडेड। क्या बता रहा है? जो मॉस्किटो सर्वेलाइंस है जहां पे लोग नहीं रहते, कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक सर्वे में बताया गया, अलग अलग जगह पे सर्वे किया गया, जैसे बैरन लैंड हो गया, आपके जो फॉरेस्ट लैंड हो गया, उन पे जहाँ ट्रीज वगैरह ज्यादा है, जो लेक्स वगैरह है वहां पे सर्वे किया गया। जो आपके नॉन रेजिडेंशियल एरिया है, कहाँ पे? आपके हाई डेंस, ठीक है, या मीडियम डेंस रेंज या लो डेंस अर्बन एरिया है, वहां पे सर्वे किया गया और 48 इंडेक्स ग्रिड को फिक्स किया गया कि इनके बेस पे सर्वे किया जाएगा, इनके बेस पे देखा जाएगा। जो हर एक मैक्रो हैबिटेट टाइप पे इसको रेप्लिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 8 रेप्लिकेट को सिलेक्ट किया गया हर एक माइक्रो हैबिटेट टाइप से। ठीक है, और यहाँ चारों सीजन को ही देखा गया, जनवरी टू मार्च यानी कि प्री और ड्राई सीजन में, प्री मानसून सीजन में, मानसून सीजन में और पोस्ट मानसून सीजन में। ठीक है, चारों सीजन में देखा गया और इसमें पाया गया कि जो 98 रैंडम ग्रिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मैक्रो हैबिटेंट टाइप को, जिसमें सर्वे किया गया 2 सीजन को, अप्रैल जून और जुलाई सितंबर को। अगर बात की जाए इसमें जो मॉस्किटो का सैंपल है वो हर एक इकोलॉजिकल निश के हिसाब से अलग अलग है। हर एक सिटी में सर्वे जो किया गया उसके हिसाब से भी अलग अलग है। जो फिक्स ग्रिड है ऑन सीजनल बेसिस पे, उसके हिसाब से भी जो निश है वो क्या है? आपके अलग अलग बन रहे हैं। अगर हर एक मैक्रो हैबिटेट की रिसर्च की बात की जाए तो ये विजुअलाइज इंस्पेक्ट करता है और प्रेजेंस ऑफ मॉस्किटो लार्वा की बात करता है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया 8717 कंटेनर जो है ब्रीडिंग साइट्स को इंस्पेक्ट किया गया, जिसमें रिसर्चर ने पाया 1619 मॉस्किटो लार्वा को, जो कलेक्ट किया था कहाँ? 6 मैक्रो हैबिटेट से और 9 माइक्रो हैबिटेट से। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। ऑफ दीज उनमें से 1300 मॉस्किटो जो है इमर्ज हुए थे 16 स्पीसीज जो है उसमें से, और कहां से? 5 अलग अलग एरिया से, जिसमें एडिस इजिप्ट जो है उसकी डोमिनेशन सबसे ज्यादा थी 55%, एडिस एल्बोपिक्टस जो थी वो 28% थी। ठीक है, यहाँ पे WHO कह रहा है कि आप डोर टू डोर सर्वे जो है वहां पे प्रोटेक्ट आर रेस्ट्रिक्टेड डोर टू डोर लार्वा सर्वेलाइंस लुकिंग मॉस्किटो इन कंटेनर। द स्टडी डेमोन्स्ट्रेटेड अर्बन इन्वायरमेंटल विथ नॉन रेजिडेंशियल लोकल एरिया। आपको क्या करना चाहिए? सर्वे जो करना चाहिए मोस्टली किस एरिया में जहां पे नॉन रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, यानी नॉन रेजिडेंशियल एरिया है जहां लोग नहीं रहते, क्योंकि वहां पे वाटर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टैग्नेट हो जाती है, स्टैग हो जाती है, और स्टैग होने के कारण से वो क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है। जब वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो वहां पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड जो है मॉस्किटो का वो अच्छी तरह से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम ब्रीडिंग ग्राउंड की बात करें, ब्रीडिंग किन किन चीजों पे हो सकती है? जैसे कि आपके कप्स वगैरह हो गए, कोकोनट सेल्स हो गए, ये जो है सबसे अच्छी चीजें होती है इनकी ब्रीडिंग के लिए। कप्स और कोकोनट सेल्स वगैरह हो गए, ये आपके ब्रीडिंग के लिए अच्छी होती है उनके लिए। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इनको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिन चीजों जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड की जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, एमसीडी द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए लोगों को, और लोगों के बीच में अवेयरनेस कहीं ना कहीं फैलाना चाहिए, जिससे कि लोग क्या हो? अवेयर हो जाए कि किस तरह से वो सिर्फ अपने ही पास नहीं बल्कि अपने आसपास भी क्या हो उसकी सेफ्टी को ध्यान रख सके, जिससे कि वहां ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो ना बन सके। ठीक है, और ये बेटर होगा किसी मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा और आज का आपको लेक्चर अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है।
आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।